दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के टेस्ट सीरीज में हम सॉल्व करेंगे सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट। ये प्रश्न यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ अन्य परीक्षाओं जैसे बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस के साथ साथ आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट संख्या 29। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए सूची 1 में आपके प्रमुख कारखाने और सूची 2 में उनसे संबंधित विभागों को दिया गया है जिसका सुमेलन करना है। देखिए आबदार खाना दोस्तों ये जल के प्रबंधन से संबंधित है। नफर देखिए ऊँटों के कारखाने से संबंधित है। पायगाह का संबंध दोस्तों अश्वशाला से है और पील खाना गजशाला से संबंधित है। तो सही सुमेलन हो जाएगा 4, 3, 1 और 2। ऑप्शन देख लेते हैं 4, 3, 1 और 2। ऑप्शन सी आपका सही सुमेलन है। देखिए दोस्तों आबदार खाना जो है ये जल के प्रबंधन से संबंधित था। नफर ऊँटों के कारखाने और पायगाह अश्वशाला तथा पील खाना गजशाला से संबंधित था और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों दिल्ली सल्तनत के संबंधित दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड के आधार पर सही कथन का चयन करिए। पहला है कि नूरिया, रहट, चरस, साकिया और दौलाब सल्तनत काल में सिंचाई के प्रचलित साधन थे, पहला है। दूसरा है कि कुश कंजीर, चरख, मगरबी, मंजनिक भूमि की माप करने हेतु प्रचलित यंत्र थे। तो दोस्तों इन दोनों कथनों में से कथन 1 आपका सही है लेकिन कथन 2 सही नहीं है। तो इनमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर केवल 1 आपका सही हो जाएगा। ए विकल्प सही है। दोस्तों देखिए सल्तनत काल में सिंचाई व्यवस्था में सुधार देखने को मिलता है। इस दौरान नोरिया, रहट, चरस, साकिया और दौलाब ये सिंचाई के प्रचलित साधन थे। इनमें नोरिया केवल खुले तल यानी नदी और तालाब आदि वाले स्रोतों के लिए प्रयुक्त होता था, जबकि रहट का प्रयोग आप जानते हैं गहरे कुओं में से पानी निकालने के लिए किया जाता था। और देखिए सल्तनत काल में कुश कंजीर, चरख, मगरबी, मंजनिक और अराडा ये युद्ध उपकरण थे, भूमि की माप के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण नहीं थे। तो इसमें कथन 1 आपका सही होगा, कथन 2 गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान करके दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है कि भारत में कागज़ का प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान से प्राप्त हुआ और दूसरा है कि बाबर ने बारूद का पहला प्रयोग बाजौर भेरा युद्ध में किया था। तो इनमें से कौन सा उत्तर सही है? देखिए कथन 1 आपका गलत है। भारत में कागज़ का प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान से प्राप्त होता है, ये आपका सही नहीं है। कागज़ का निर्माण सबसे पहले 100 ईस्वी के आसपास चीन में हुआ। भारत में इसके प्रयोग की शुरुआत 13वीं सदी से तुर्कों के आगमन के बाद से मानी जाती है और भारत में कागज़ का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से? दोस्तों गुजरात से मिला है, न कि राजस्थान से। तो पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा ये है कि भारत में बारूद वाली तोपों का प्रयोग सबसे पहले दक्षिण भारत में 1367 में विजयनगर बहमनी संघर्ष के दौरान हुआ था, लेकिन बाबर ने बारूद यानी तोपखाना का पहली बार प्रयोग 1591 में, याद रखिएगा 1591 में बाजौर भेरा युद्ध में किया था। तो कथन 2 आपका सही है। तो कथन 1 गलत है, कथन 2 आपका सही है। तो केवल कथन 2 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखकों का सुमेलन करना है। देखिए दोस्तों किताब ए नौरस ये इब्राहिम आदिल शाह दूती द्वारा लिखी गई है। संगीत रत्नाकर की रचना सारंगदेव द्वारा की गई है। संगीत मीमांसा महाराणा कुंभा के द्वारा और मान कुतबल मान सिंह के द्वारा
रची गई है। तो ये दोस्तों किताबों का उनके लेखकों से सही क्रम हो जाएगा। इसमें देखिए ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो हो जाएगा 3, 4, 2 और 1, सही सुमेलन हो जाएगा 3, 4, 2 और 1। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। देखिए किताब ए नौरस के लेखक इब्राहिम आदिल शाहदूती, संगीत रत्नाकर की रचना सारंगदेव के द्वारा, संगीत मीमांसा महाराणा कुंभा और मान कुतबल मान सिंह की रचना है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन की पहचान करके दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है कि उत्तर भारत का पहला संगीत सम्मेलन ग्वालियर के शासक मान सिंह के द्वारा आयोजित किया गया था। दूसरा है कि तुर्क अपने साथ भारत में रवाब और संगीत लेकर आए थे। तो पहले कथन के बारे में देखते हैं दोस्तों। पहला कथन ये आपका सही नहीं है। देखिए उत्तर भारत का पहला संगीत सम्मेलन सरकी शासक हुसैन शाह सरकी द्वारा आयोजित किया गया था, न कि ग्वालियर के शासक मान सिंह द्वारा। तो याद रखिएगा उत्तर भारत का पहला संगीत सम्मेलन सरकी शासक हुसैन शाह सरकी द्वारा आयोजित किया गया था, ग्वालियर के शासक मान सिंह द्वारा नहीं। हुसैन शाह स्वयं अच्छा संगीतज्ञ था और उसने ख्याल गायकी को जन्म दिया था। भारत में तुर्क अपने साथ दोस्तों रबाब और संगीत लेकर आए थे। उन्होंने सितार का आविष्कार किया जो ईरानी तंबूरा और भारतीय वीणा का मेल था। तो इसमें इस प्रश्न में कथन 2 आपका सही हो जाएगा, केवल 2। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। केवल 2 जो है दोस्तों ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इन कथन में। तो याद रखिएगा उत्तर भारत का पहला संगीत सम्मेलन शर्की शासक हुसैन शाह द्वारा आयोजित किया गया था, ग्वालियर के शासक मान सिंह द्वारा नहीं। और दूसरा है तुर्क अपने साथ भारत में रवाब और संगीत लेकर आए थे, ये सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। ब्रिटिश राज की विदेश नीति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि लॉर्ड लिटन ने तिब्बत पर रूसी प्रभाव को समाप्त करने के लिए फ्रांसिस यंग हसबैंड के नेतृत्व में एक सैनिक अभियान तिब्बत भेजा था। दूसरा कथन है कि लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम का भारत में विलय किया। तो देखिए दोस्तों गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने तिब्बत पर रूसी प्रभाव को समाप्त करने के लिए 1904 में 1904 में फ्रांसिस यंग हसबैंड के नेतृत्व में एक दल तिब्बत की राजधानी लहासा भेजा था। तो ये लॉर्ड लिटन नहीं था बल्कि लॉर्ड कर्जन था। तो याद रखिएगा दोस्तों लॉर्ड कर्जन ने तिब्बत पर रूसी प्रभाव को समाप्त करने के लिए फ्रांसिस यंग हसबैंड के नेतृत्व में 1904 में दोस्तों एक सैनिक अभियान तिब्बत भेजा था। ये आपका गलत कथन हो जाएगा। लॉर्ड लिटन ने नहीं बल्कि ये अभियान कर्जन ने भेजा था। दूसरा कथन है कि लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम का भारत में विलय किया। तो ये सही उत्तर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने 1850 में दार्जिलिंग समेत सिक्किम के दूरवर्ती प्रदेश का भारत में विलय किया था। तो केवल 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए केवल 2 किसमें है? ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। सही कथन की पहचान कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए कथन है दोस्तों, देखिए कि लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की शुरुआत फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करने और अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए किया था। तो ये कथन आपका सही है। कारण है कि इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों के वैदेशिक संबंध और आंतरिक मामले दोनों अंग्रेजी राज्य के अधीन हो गए। तो इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने फ्रांसीसियों के भय को समाप्त करके अंग्रेजी सत्ता की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी। और इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों के वैदेशिक संबंध, देखिए इसमें कह रहा है कारण में कि इस संधि को स्वीकार करने वाले राज्यों के वैदेशिक संबंध और आंतरिक मामले दोनों अंग्रेजी राज्य के अधीन हो गए। लेकिन इस सहायक संधि में दोस्तों राज्यों के वैदेशिक संबंध अंग्रेजी राज्य के अधीन हो गए, जबकि आंतरिक मामले जो थे उनके खुद के उन राज्यों की स्वतंत्रता बनी रही। तो देखिए कारण जो है ये गलत है, कथन सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा कथन ए सही है और कारण गलत है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संबंध में आपको जो कथन दिए गए हैं उन पे विचार करना है।
देखिए, पहला है कि इसका गठन 1920 में एम.एन. राय द्वारा कानपुर में किया गया था। दूसरा कथन है कि वर्ष 1925 में ताशकंद अब उज्बेकिस्तान की राजधानी है, इसमें हुई भारतीय कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस सीपीआई की स्थापना को औपचारिक रूप दिया गया। और तीसरा कथन है कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र में अनेक साम्यवादी नेताओं को जेल हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहला कथन क्या है कि इसका गठन 1920 में एम.एन. राय द्वारा कानपुर में किया गया, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन 1920 में ताशकंद में एम.एन. राय द्वारा किया गया था। तो ये देखिए, ये ताशकंद में किया गया था, न कि कानपुर में। और दोस्तों यहाँ पर देखिए, 1925 में ताशकंद में हुई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की कॉन्फ्रेंस की स्थापना को औपचारिक रूप दिया गया। तो दोस्तों देखिए, एम.एन. राय को इसका नेता चुना गया और 1925 में कानपुर में हुई भारतीय कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस में सीपीआई की स्थापना को औपचारिक रूप दिया गया। तो ये 1925 में ताशकंद में नहीं बल्कि कानपुर में इसकी बैठक हुई थी, जिसमें इसको अंतिम रूप दिया गया था। तो ये हो गया, पहला कथन गलत हो गया। ये गठन जो है ताशकंद में हुआ था, कानपुर में नहीं। और 1925 में कानपुर में जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस की स्थापना को औपचारिक रूप दिया गया था, ये भी गलत हो गया। और तीसरा है कि कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र में अनेक साम्यवादी नेताओं को जेल हुई। तो सही उत्तर है दोस्तों 1924 के कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र में कई कम्युनिस्टों जैसे S.A. डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता को जेल हुई थी। तो ये आपका तीसरा कथन जो है सही है और 1-2 गलत हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा, केवल 3 आपका सही होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना क्यों की थी? पहला कथन है देखिए कि टॉलस्टॉय फार्म सत्याग्रहियों के परिवारों को रहने का स्थान था, जिससे वे दक्षिण अफ्रीका में अपना निर्वहन कर सकें। दूसरा है कि वे सभी जिन्होंने सत्याग्रह में भागीदारी के कारण अपने रोजगार और घर खोए थे, यहाँ रह सकते थे। और तीसरा है कि इसका नाम प्रसिद्ध रूसी लेखक के नाम से प्रेरित था। तो इसमें देखिए दोस्तों 1, 2, 3 ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, टॉलस्टॉय फार्म के बारे में ये तीनों ही उत्तर सही हैं। गांधी जी के फिनिक्स आश्रम में जीवन के शांतिपूर्ण रूप से एक श्वेत किसान हरमन कालिनबाख इतना प्रभावित हुआ कि उसने गांधी जी को जोहानसबर्ग के निकट वैसी ही एक अन्य जो है संस्थापना स्थापित करने के लिए अपना बड़ा फार्म दे दिया। और उसने सुझाव दिया कि वे सभी व्यक्ति जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में समान अधिकारों के लिए संघर्ष के दौरान जो सत्याग्रह में भागीदारी के कारण रोजगार और घर खोए थे, वहाँ रह सकते थे। और इसका नाम महान रूसी लेखक जो कि टॉलस्टॉय थे, उनके नाम पर टॉलस्टॉय फार्म रखा गया। और यहाँ पर भिन्न भिन्न राष्ट्रीयता, धर्म और वर्ण वाले लोग एक साथ परिवार की तरह रहते थे। वे कड़ी मेहनत करते थे और अपने श्रम के प्रतिफल को आपस में साझा करते थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1918 के बाद ब्रिटिश भारत की गाजर और छड़ी यानी कैरेट एंड स्टिक नीति की गाजर और छड़ी को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, छड़ी का प्रतिनिधित्व मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने किया, ये सही नहीं है। और गाजर का प्रतिनिधित्व रॉलेट अधिनियम जैसी कार्रवाइयों द्वारा किया गया, ये भी सही नहीं है। दोस्तों देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के समापन के बाद भारत में राष्ट्रवादी गतिविधियों का पुनरुत्थान हुआ और साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय संघर्ष ने व्यापक लोकप्रिय संघर्ष की ओर निर्णायक मोड़ लिया। लेकिन ब्रिटिश सरकार इसका हिस्सा बनने अथवा भारतीयों के साथ अपनी शक्ति साझा करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने पुनः गाजर और छड़ी यानी कैरेट एंड स्टिक की नीति अपनाया। इसमें गाजर का प्रतिनिधित्व मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने किया। तो ये छड़ी का नेतृत्व नहीं बल्कि गाजर का जो प्रतिनिधित्व था, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने किया। और दोस्तों देखिए, रॉलेट एक्ट जैसी कार्रवाइयों ने छड़ी को दर्शाया। तो रॉलेट एक्ट जैसी कार्रवाई जो है ये छड़ी को दर्शाया। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो कैरेट एंड स्टिक नीति थी, इसमें गाजर का नेतृत्व मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और भारत शासन अधिनियम 1919, जबकि रॉलेट एक्ट ने जो है छड़ी को दर्शाया। तो इसमें न तो एक सही है न दो, क्योंकि दोनों कथन विपरीत दिए गए हैं। अगर जो यहाँ पर दिया जाए गाजर का नेतृत्व
जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने किया है, तब ये सही होता। और छड़ी का नेतृत्व रॉलेट एक्ट अधिनियम जैसी कार्रवाइयों द्वारा किया गया। तो इसमें कथन न तो एक सही है न दो सही है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रू या रियांग जनजातियां नहीं पाई जाती हैं? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। तो सही उत्तर है ब्रू, जिसे रियांग जनजाति के नाम से जाना जाता है, असम, मिजोरम और त्रिपुरा में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में नहीं। तो याद रखिएगा, प्रश्न भी पूछा है कि किस राज्य में ब्रू या रियांग जनजातियां नहीं पाई जाती हैं। तो पश्चिम बंगाल में ब्रू या रियांग जनजाति नहीं पाई जाती है। असम, त्रिपुरा और मिजोरम में ये जनजाति पाई जाती है और इनको भारतीय संविधान द्वारा विशेष रूप से सुभेद्य जनजातीय समूह का दर्जा दिया गया है, क्योंकि इनमें झूम कृषि जैसी परंपरागत कृषि आज भी प्रचलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विज्ञान से संबंधित है। देखिए, कैप्सेसिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए कि यह मिर्च में पाया जाने वाला एक सक्रिय घटक है, सही है, और ये मोटापा रोधी या वसा कम करने वाले गुणों से युक्त होता है और मोटापा संबंधी हार्मोनों के प्रभाव को बढ़ा सकता है। तो सही उत्तर है कैप्सेसिन मिर्च का एक सक्रिय घटक है। इसे मोटापा रोधी के रूप में या वसा को कम करने वाले गुणों के लिए जाना जाता है और इसमें वसा को कम करने के गुण विद्यमान होते हैं और ये मोटापा पर नियंत्रण करने वाले हार्मोनों के प्रभाव में वृद्धि करता है। दोस्तों, ये दोनों ही कथन जो दिए गए हैं कैप्सेसिन के संबंध में, ये दोनों ही कथन सही हैं, 1 और 2। तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह यानी पीवीटीजीएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य कौन सा है? इसमें देखिए कि दोस्तों राज्यों में कुल 75 पीवीटीजीएस की पहचान की गई है। इसकी तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। तीसरा है कि जनजाति मामलों का मंत्रालय इनके लिए विकास योजना का क्रियान्वयन करता है। उपर्युक्त सभी सही हैं। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, कमजोर जनजाति समूहों के बारे में जनजातीय मामलों का मंत्रालय इनके लिए विकास योजना का क्रियान्वयन करता है। दोस्तों, 18 राज्यों और संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार समूह में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की संख्या 75 है। तो देखिए, राज्यों में नहीं बल्कि संघ शासित प्रदेश भी इसमें शामिल हैं और इनमें सबसे अधिक उड़ीसा में 13। देखिए, ओडिशा में आपके 13 और उसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सहित कुल 12 और बिहार झारखंड में कुल 9 जनजातीय समूह पाए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें सही उत्तर है विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के बारे में कि जनजाति मामलों का मंत्रालय इनके लिए विकास योजना का क्रियान्वयन करता है। अगला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि 2025 के बाद भारत की कार्यशील आयु जनसंख्या कम होनी शुरू हो जाएगी और दूसरा कथन है कि कार्यशील आयु के अंतर्गत 15 से 59 वर्ष को लिया जाता है। तो इसमें पहला कथन है दोस्तों कि 2025 के बाद भारत की कार्यशील आयु जनसंख्या कम होनी शुरू हो जाएगी, ये सही नहीं है। और दूसरा कथन कि कार्यशील आयु के अंतर्गत 15 से 59 वर्ष की जो है जनसंख्या को लिया जाता है, तो ये आपका सही है। तो इसमें केवल 2 सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। दोस्तों देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार भारत की जो कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि है ये 2041 तक बनी रहेगी, 2025 तक बंद हो जाएगी, ये सही नहीं है। और दोस्तों दूसरा कथन कि कार्यशील आयु के अंतर्गत 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या को लिया जाता है, ये सही है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा ब्रिटिश भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती किस वर्ष से आरंभ की गई थी? दोस्तों देखिए, 1815 में, तिथि याद रखिएगा, 1815 में ब्रिटिश भारतीय सेना में गोरखाओं की भर्ती की गई थी। अंग्रेजों ने गोरखा सिपाहियों का आंग्ल नेपाली युद्ध जो कि 1814 से 16 में हुआ था, इसमें अनुशासन और उग्रता देखकर इन सैनिकों की भर्ती 1815 में की और आंग्ल नेपाली युद्ध को गोरखा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये युद्ध 1816 में सुगौली की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। तो आपको पता चल गया 1815 में भारतीय सेना में ब्रिटिशों ने गोरखाओं की भर्ती की थी। कोई भी ऑप्शन इनमें से सही नहीं है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और सदृश बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को निर्बंधित या निराकृत करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 33। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 33 संसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों और सदृश बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को निर्बंधित या निराकृत करने का अधिकार देता है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कौन सा निकाय किसी अन्य न्यायालय को रिट जारी करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है? आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, एक आदेश द्वारा राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, अपने राज्यों के भीतर उच्च न्यायालय या फिर एक अधिनियम द्वारा संसद। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, संसद जो है अनुच्छेद 32 के तहत विधि द्वारा रिट जारी करने के लिए किसी भी न्यायालय को प्राधिकृत कर सकती है। तो ये है ऑप्शन डी, एक अधिनियम द्वारा संसद किसी अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है। और आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अभी केवल रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न राज्य व्यवस्था से ही है कि कौन सा नीति निदेशक तत्व 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से नहीं जोड़ा गया है? तो प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। इसमें देखिए, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना, समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता को प्रोत्साहन, वनों और वन्य जीवों की रक्षा करना और कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक रूप से संगठित करना। तो ऑप्शन डी दोस्तों, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ा गया है, जबकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 39 क, अनुच्छेद 43 क और 48A के तहत जो नीति निदेशक तत्व जोड़े गए हैं, साथ ही अनुच्छेद 39 में बच्चों के स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करने के लिए खंड F जोड़ा गया है। तो ऑप्शन डी जो है ये सही उत्तर हो जाएगा। 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको नीति निदेशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय का कूपरवाद निर्णय 1970 किससे संबंधित है? आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का कूपरवाद निर्णय राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। ऑप्शन कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कूपरवाद निर्णय 1970 राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। कूपरवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि पर दुर्भावपूर्ण होने के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि अध्यादेश जारी करने के राष्ट्रपति के निर्णय पर न्यायालय में इस आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है कि विवादित विषय पर राष्ट्रपति द्वारा जानबूझकर संसद के एक सदन या दोनों सदनों को नजरअंदाज करते हुए अध्यादेश जारी करके संसद के प्राधिकार या संसदीय निर्णय की प्रक्रिया की उपेक्षा की गई है। तो याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय का कूपरवाद दोस्तों 1970 ये राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण है, सर्वोच्च न्यायालय का DC बाधवावाद निर्णय 1987 किससे संबंधित है? तो उत्तर है दोस्तों, DC बाधवावाद निर्णय 1987 ये राष्ट्रपति के अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति से संबंधित है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। देखिए, कूपरवाद 1970 और DC बाधवा बनाम बिहार राज्यवाद 1987, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि कार्यपालिका के अध्यादेश जारी करने की विधायी शक्ति का अपवादात्मक परिस्थितियों में ही प्रयोग होना चाहिए और इसे विधायिका की विधि निर्माण शक्ति के स्थापन के रूप में नहीं होना चाहिए। और इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामले की जांच कर रहा था जिसमें राज्य सरकार यानी राज्यपाल के प्राधिकार के तहत अध्यादेशों को लगातार पुनर्प्रख्यापित कर रही थी, अर्थात उसे राज्य विधायक के समक्ष रखने पर बार बार पुराने अध्यादेशों की जगह नए अध्यादेश जारी कर रही थी। तो याद रखिएगा, DC बाधवावाद निर्णय 1987 जो है दोस्तों, ये राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, देखिए, आगरा घराने के जनक कहे जाने वाले सुजान खान किसके दरबारी गायक थे? अकबर,
वाजिद अली शाह, शाहजहां या हुसैन शाह? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगरा घराने के जनक कहे जाने वाले सुजान खान अकबर के दरबारी गायकों में शामिल थे। आगरा घराने के जनक थे सुजान खान और ये अकबर के प्रमुख दरबारी संगीतज्ञों में शामिल थे। उनका मूल नाम सुजान दास था, जो बाद में इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद हाजी सुजान खान कहलाए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, संगम काल के दौरान देखिए पारि, कार्य, ओरि, नल्लय, पेगन, अय और अदई मन नाम किसके थे? देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दक्षिण भारत के संबंध में। तो देखिए संगम काल के दौरान पारि, कार्य, ओरि, नल्लय, पेगन, अय और अदई मन किसके नाम थे? तो सही उत्तर है छोटे सरदारों के। ऑप्शन ए देखिए दोस्तों, संगम काल में छोटे सरदारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पारि, कार्य, ओरि, नल्लय, पेगन, आय, अदईमन अपनी परोपकारिता और तमिल कवियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए इन्हें कदई एलु बल्लालगल कहा जाता था। अगला प्रश्न भी दक्षिण भारत के इतिहास से संबंधित है। इसमें देखिए दक्षिण भारत के इतिहास में अवैचार, नच्चेलियार और कक्कय पडिनियार नाम किसके थे? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये कवियत्रियाँ थीं। देखिए संगम काल की महत्वपूर्ण कवियत्रियों के नाम थे अवैयार, नच्चेलियार और कक्के पडिनियार। देखिए दोस्तों इन लोगों ने, इन कवियत्रियों ने तमिल साहित्य में अपना उत्कृष्ट योगदान दिया था। तो इनके नाम थे, याद रखिएगा, अवैचार, नच्चेलियार और कक्कय पडिनियार। अगले प्रश्न पर आते हैं, दक्कन और सुदूर दक्षिण के किन राज्यों को मलिक काफूर, जिसे इस कार्य के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा भेजा गया था, किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो देखिए यहाँ पर देवगिरी के यादव, वारंगल के काकती, द्वार समुद्र के होयसल और मदुरै के पांड्य। तो दोस्तों दक्कन के लिए सैन्य अभियान भेजने वाला अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम शासक था और दक्कन के सैनिक अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर को सौंपा गया। मलिक काफूर ने देवगिरी के यादव, वारंगल के काकती, द्वार समुद्र के होयसल और मदुरै के पांड्यों को पराजित किया था। तो इसमें ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2 और 3, 4 सभी आपके जो है सभी ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। दक्षिण भारत में दक्कन अभियान में दोस्तों मलिक काफूर ने देवगिरी के यादव, वारंगल के काकती, द्वार समुद्र के होयसल और मदुरै के पांड्य सभी को पराजित किया था। अगला प्रश्न देखिए महत्वपूर्ण है, सूची 1 और सूची 2 का सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 86 का संबंध किससे है? यहाँ पर अनुच्छेद और उनकी विषय वस्तु का मिलान करिए। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का सदनों में अभिभाषण करने और उनको संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 85 का संबंध दोस्तों संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन से है। अनुच्छेद 84 का संबंध संसद की सदस्यता के लिए अर्हता से संबंधित है और अनुच्छेद 83 का संबंध संसद के सदनों की अवधि से संबंधित है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि सही विकल्प आपको चुनना है, कौन सा सही विकल्प होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा अपना पद ग्रहण करते समय ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान में क्या शामिल नहीं होता है? देखिए श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूँगा, संविधान और विधि का परिरक्षण करूँगा, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा और केंद्र सरकार के कार्यों की गोपनीयता बनाए रखूँगा। तो देखिए दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा जो पद ग्रहण करते समय ली जाने वाली शपथ है उसमें ऑप्शन डी आपका शामिल नहीं है कि केंद्र सरकार के कार्यों की गोपनीयता बनाए रखूँगा, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद के कार्यपालन, विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण और जनता की सेवा और कल्याण करने के लिए जो शपथ होती है उसमें ये शब्द हैं और इसमें केंद्र सरकार के कार्यों की गोपनीयता बनाए रखूंगा, ये वाक्यांश आपका शामिल नहीं होता है। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें आपके जो देखिए ऑप्शन है पारिस्थितिकी, देखिए दोस्तों पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बंगलुरु, ये आपका सही सुमेलित है। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद सही सुमेलित है। केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण कोलकाता, ये सही सुमेलित नहीं है।
खनन पर्यावरण केंद्र धनबाद सही सुमेलित है। तो दोस्तों केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण कोलकाता में नहीं बल्कि कहाँ पर है, नई दिल्ली में, याद रखिएगा। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ये कोलकाता में नहीं बल्कि नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, विज्ञान से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, सही है। विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित होता है, ये भी सही है। और विटामिन बी जल में घुलनशील विटामिन है, ये आपका सही है। तो दोस्तों देखिए इसमें ऑप्शन डी सही उत्तर है। 1, 2 और 3 सभी सुमेलित है। विटामिन के का संश्लेषण जीवाणुओं द्वारा हमारे शरीर के अंदर कोलन में होता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है जिसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। और विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, जबकि A, D, E और K ये वसा में घुलनशील विटामिन हैं। अगला प्रश्न है, देखिए ये सामान्य विज्ञान से ही संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त होती है? ऑप्शन है नाइक्रोम, मैग्नीशियम, एल-निको या इलेक्ट्रम। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, एल-निको। दोस्तों देखिए एल-निको का प्रयोग अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग होता है और एल-निको के निर्माण के लिए एल्यूमिनियम, निकिल और कोबाल्ट और लोहे का प्रयोग किया जाता है। नाइक्रोम का प्रयोग तापीय अवयव के, इलेक्ट्रम का प्रयोग मेडल और आभूषणों के निर्माण के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट और लोहे की मिश्र धातु का उपयोग अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कांच को काटा या खरोचा जा सकता है किससे? देखिए एक्वारेजिया या अम्लराज से, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से, हीरे से और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल से। तो इसमें देखिए दोस्तों कांच को काटने के लिए एक तो हीरे का प्रयोग किया जाता है और हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग भी कांच को खरोचने के लिए किया जाता है। तो देखिए 3 और 4 जो हैं ऑप्शन डी, 3 और 4 से कांच को काटा या खरोचा जा सकता है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थों का उपयोग बर्तनों पर चमकदार पॉलिश करने के लिए किया जाता है? देखिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और जिंक क्लोराइड। तो इसमें से किसका प्रयोग दोस्तों बर्तनों पर चमकदार पॉलिश करने के लिए किया जाता है? 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 यानी ऑप्शन ए सही उत्तर है। दोस्तों सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का प्रयोग बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है। जिंक क्लोराइड का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। देखिए सिल्वीकल्चर ये वन संवर्धन या वनों की वृद्धि से संबंधित विज्ञान है। ओलेरीकल्चर ये फैलने वाली सब्जियों की कृषि से संबंधित है। पामोलॉजी ये फलों की कृषि से संबंधित है और ओलीकल्चर जैतून के उत्पादन से संबंधित है। 1, 2, 4, 3 ऑप्शन देख लेते हैं। 1, 2, 4, 3 ऑप्शन ए आपका सही सुमेलन है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। देखिए अवतल दर्पण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि वस्तु को फोकस पर रखने से प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। दूसरा है कि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखने से प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इसमें कौन से कथन आपके सही हैं? तो दोस्तों इसमें देखिए दोनों ही कथन आपके सही हैं। अवतल दर्पण के संबंध में कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो कि बहुत बड़ा, उल्टा और वास्तविक होता है। और जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जो वस्तु से समान आकार का होता है। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। तो 1 और 2 ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आसान सा है कि सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो आप जानते हैं ऑप्शन ए प्रॉक्सिमा सेंचुरी। देखिए दोस्तों प्रॉक्सिमा सेंटरी या प्रॉक्सिमा सेंचुरी ये सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है और ये पृथ्वी से लगभग 4.22 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अल्फा सेंटोरी पृथ्वी से लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। अगला प्रश्न आइए दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन पर देखते हैं और ये इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है।
इसमें विभिन्न वैज्ञानिक उपकरण और उनके उपयोग से संबंधित आपको दर्शाना है। ऑडियोमीटर दोस्तों ध्वनि की तीव्रता का माप करता है। कैलोरीमीटर ऊष्मा का मापन किया जाता है। साइटोट्रोन से दोस्तों ये कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए साइटोट्रोन का प्रयोग किया जाता है। और टेलेक्स ये समाचारों का आदान प्रदान करने का यंत्र है। तो देखिए 1, 2, 4 और 3 ऑप्शन देख लेते हैं। 1, 2, 4 और 3 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास सेट। इस अभ्यास के क्रम में हमने प्रश्नों का सही उत्तर बताने के साथ साथ इसका व्याख्यात्मक हल भी दिया है और इसकी व्याख्या करते चले हैं ताकि आप प्रश्नों को आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं में यदि ये प्रश्न पूछे जाएँ तो आप उनका सही उत्तर दे सकें। इसमें जो प्रश्न थे दोस्तों पीसीएस परीक्षा के स्टैंडर्ड यानी मानक के अनुरूप थे और इसी तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।